थोड़े पीछे टाइम की बात करूं कि जब एक लड़की तलाक लेती थी तो वो बहुत बड़ा चैलेंज होता था कि एक लड़की कैसे ले सकती है ये डिसीजन। सोसाइटी उसको हमेशा अलग नज़रों से देखने लग जाती है। आप अकेले हो या अच्छा आपका तलाक हुआ है या उसको चैलेंज आते हैं अपने बच्चे को अपब्रिंगिंग करने के लिए। एक इतना खूबसूरत रिश्ता होता है शादी का जिसमें हम बनते हैं, फिर अचानक ऐसा क्या होता है, क्या कारण होते हैं कि लोग तलाक के बारे में सोचने लगते हैं, तलाक तक नौबत आ जाती है। नमस्ते मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी स्टूडियो में। नमस्ते ममता जी। तो शुभांगी जी, आज हम एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं, जो है तलाक। अब तक हमने अपनी इस रिश्तों की डोरी सीरीज़ में जब भी बात की है, रिश्तों को जोड़ने की बात की है। आज हम रिश्तों के टूटने पर बात करेंगे, तलाक पर। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि एक इतना खूबसूरत रिश्ता होता है शादी का जिसमें हम बनते हैं, जो 7 जन्मों का माना जाता है। फिर अचानक ऐसा क्या होता है, क्या कारण होते हैं कि लोग तलाक के बारे में सोचने लगते हैं, तलाक तक नौबत आ जाती है। तो तलाक के क्या कारण हो सकते हैं? जी, तो तलाक से पहले मैं अगर रिश्ते की बात करूं कि रिलेशनशिप क्या होते हैं, तो रिलेशनशिप की परिभाषा है जहां पर एक टुगेदरनेस भी हो और जहां पर एक स्पेस भी हो। तो इसी बात पे एक मुझे कोटेशन याद आ रही है खलील गिब्रान की। वो कहते हैं, लेट देयर बी स्पेसेस इन योर टुगेदरनेस। वाओ, सो ब्यूटीफुल। तो इसमें स्पेसेस का मतलब क्या है? स्पेसेस का मतलब है एक फ्रीडम देना रिश्ते में, कि आप साथ भी हैं पर आप फ्री भी हैं, फ्रीडम भी है। तो जब ये फ्रीडम हमें नहीं मिल पाती एक रिश्ते में, जहाँ पर हम अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जैसे कि अगर एक रिश्ते में कोई काम करना चाहता है, मेनली मेल्स को तो हम दिक्कत नहीं होती काम करने से, अगर कोई फीमेल काम करना चाहती है, बाहर जाना चाहती है, वो उससे नहीं कराना दिया जाता, या फिर उसको किसी डिसीजन में उसका कोई ओपिनियन नहीं लिया जाता, उसकी कोई चॉइस नहीं सुना जाता। या जैसे कि हम कहें कि हमारे जो कल्चर है या रिचुअल है उसको बांध देते हैं, उसको ना थोप दिए जाते हैं कि तुम्हें ऐसा ही करना होगा, हमारे कल्चर में ऐसा है, या फीमेल्स को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। तो ये एक कारण हो सकता है कि जब हमें फ्रीडम नहीं मिलती रिश्ते में। दूसरा कारण हो सकता है कि जब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे हस्बैंड वाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू सेम नहीं होता, जैसे फिनेंसेस को लेके, मनी को लेके, क्योंकि हम पैसे की कभी भी बात नहीं करते हैं, है ना। तो हमें लगता है कि वो तो सिर्फ मेल ही देख सकता है, तो वही उसको सही ढंग से उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो हम वो उसके बारे में एक ओपिनियन या डिसीजन नहीं लेते जीवन का। या करियर भी देखा जाए कि हम दोनों जीवन में कैसे बढ़ना चाहते हैं, क्या ग्रोथ करना चाहते हैं, और कभी फैमिली प्लानिंग पे भी बात नहीं होती है, सिर्फ बस बोल दिया जाता, बोला भी नहीं मैं कहूँगी, बस वो हो जाता है, या एक तरीके से कह लें। तो ये 2 कारण जो है, उसके अलावा अगर मैं कहूँ कि जो बहुत ही इंटेंस इशू जो हो सकते हैं डिवोर्स लेने के या तलाक लेने के, वो होता है अब्यूज़। कि अगर रिश्ते में किसी भी तरीके का, चाहे वो फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है, या फिर सेक्सुअल भी है, तो अगर अब्यूज़ होता है तो भी हम रिश्ते को ख़त्म करने का सोचते हैं। अगर कोई, किसी का हस्बैंड इतना अल्कोहल ड्रिंक करता है और आके वॉयलेंस करता है, तो फिजिकल अब्यूज़ है, तो इस समय पर वो डिसीजन ये ले सकती है कि मुझे नहीं रहना है। और हम शादी में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे मैरिटल रेप भी होते हैं, कि जिसमें ऐसा नहीं है, हम सोचते कि रेप होता है कि एक शादी से पहले, बट शादी के बाद भी एक हस्बैंड या वाइफ के बीच में एक मैरिटल रेप हो सकता है, जिसमें उस पर्सन का कंसेंट नहीं होता। तो इस कारण भी हम तलाक लेते हैं। और आखिरी कारण मैं बोलूँगी कि इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी का मतलब है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, या हस्बैंड या वाइफ, मैं इनमें दोनों की बात करूँगी, किसी का भी अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो हम फिर ये डिसीजन ले लेते हैं, या ये कारण बन जाता है कि हमें इस इंसान के साथ रहना नहीं है और हम फिर तलाक लेना चाहते हैं। तो आमतौर पर
मतलब हमारी इंडियन सोसाइटी में तो यही देखा जाता है कि हम कितने भी आपस में मनमुटाव हो, प्रॉब्लम्स हो, हम यही कोशिश करते हैं कि रिश्ता उस स्तर तक नहीं जाए कि रिश्ते को तोड़ने की नौबत आ जाए जी। तो वो कौन सा सैचुरेशन पॉइंट होता है, मतलब एक ऐसा स्पेस जहाँ जाकर हमें ये लगता है या लगना चाहिए कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा, अब हमें तलाक लेना ही चाहिए, तो वो क्या होता है? जी, तो मैं कहूँगी इसका कोई थंब रूल नहीं है कि ऐसे पे आपको तलाक ले लेना चाहिए, पर हाँ, हम इसकी स्पिरिचुअल साइंस को समझ सकते हैं कि इसके पीछे की स्पिरिचुअल साइंस क्या है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर एक मैरिज में आप आ रहे हैं, है ना, अगर इसका कोई रीज़न है, अगर आप शादी के बंधन में बंधे हैं तो उसके पीछे का कारण है। तो कारण ऐसा तो नहीं है कि किसी को आप अनजाने में एक स्ट्रेंजर को मिले, वो आपका दोस्त बना और वो अपने घर में रह रहा है और आप अपने घर में रह रहे हो, वो बात अलग है। पर एक व्यक्ति के साथ जिसके साथ आप 24 घंटे एक छत के नीचे रह रहे हो, तो इसके पीछे का कारण है। और ऐसे कारण बहुत इंटेंस होते हैं क्योंकि आप एक साथ रह रहे हो। तो अगर ऐसा इंटेंस आपका रिलेशनशिप में आप हो, तो कहीं ना कहीं ये रिश्ते हमारे कार्मिक एनर्जी से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसका रिश्ता पास्ट लाइफ से भी इंस्पायर है। क्योंकि पास्ट लाइफ से इसलिए है क्योंकि जब हम पिछले जन्म में इस चीज़ पे काम नहीं कर पाते किसी इशू पर, तो हम उसको सेम अपने नेक्स्ट लाइफ में लेकर आते हैं। वो व्यक्ति उस रोल में आता है ताकि हम वो लेसन सीख पाए जो हमने पिछले जन्म में सीखा नहीं है। तो उस लेसन से हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है, उससे हमें लेसन सीखने को मिलेगा ताकि हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। तो इसके पीछे का, जैसे कि हर चीज़ का कारण है, अगर आप वाइफ और हस्बैंड के रिलेशनशिप में आए हैं, और रिसर्च भी ये कारण हमें बताती है। और बीइंग अ थेरेपिस्ट, अगर मैं कहूँ, मैं पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हूँ, और ये रिसर्च मैंने भी खुद ने ये देखा है कि ऐसा होता है। जैसे कि अगर एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है और उन दोनों की बनती नहीं है, हस्बैंड वाइफ की, देखा गया है, और तनाव रहता है उनके रिश्ते में, और हमने ये देखा है कि अगर जो पास्ट लाइफ, कैसी वो पास्ट लाइफ से आते हैं, तो देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ दोनों दो कंट्री के एक राजा रह चुके हैं, कि वो अलग एक देश के राजा हैं और वो अलग देश के राजा, और इन दोनों राजाओं की बनती नहीं है एक दूसरे से। उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे वॉर होती है, झगड़े होते हैं, बहुत सारा हेवॉक क्रिएट होता है, और सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी, केओस होता है उनके कारण, और वो इस चीज़ को हील नहीं कर पाते। तो अब वो रहते तो अलग अलग है, तो वो सोल प्लान पे डिसाइड करते हैं कि अब हम एक छत के नीचे रहेंगे। ओह माय गॉड। और एक छत के नीचे रह के हम इसको हील करेंगे। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि हम उसको ठीक करने के लिए आते हैं, इस इंटेंस रिलेशनशिप में आते हैं जहाँ पे हम मिलकर साथ रहकर इस पे काम कर सकें। तो मैं यही कहूँगी कि अगर हम ये कारण अगर हम देख लें कि इसके पीछे कारण है, बट अब क्या होने लग गया है, नॉर्मल जो अब जिसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि छोटी छोटी बात पे हम डिवोर्स ले लेते हैं, है ना, और कहीं ना कहीं हम ये आवेश में आकर लेते हैं। तो हमें आवेश में आकर नहीं लेना। देखिए, अगर आप एक रिश्ते में आए हैं, और रिश्ते का सबसे बड़ा, मैं कहूँगी, जो लेसन होता है एक रिश्ते में, वो होता है टू बी पेशेंट, एक धैर्य सीखना। अगर हम ये धैर्य सीख लें और अपने आप से प्रश्न करें कि ये किस कारणवश मैं इस रिश्ते में आई हूँ, तो इसका कोई कारण है, उसको जानूं, ये है स्पिरिचुअल साइंस उसके पीछे। और उस कारण पे सोचूं कि अगर ये पर्सन आया है मेरी जिंदगी में, तो कहीं ना कहीं तो मैंने इसको अट्रैक्ट करा है, तो कहीं ना कहीं वो बीज भी मेरे अंदर ही है अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में आया है। तो अगर मैं ऐसे समझने लगूं, तो मैं कहूँगी कि 90 to 95% डिवोर्स होंगे ही नहीं।
सच में अगर ऐसा हो जाए तो सब कुछ कितना सुनहरा हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि हम अपने आप को समझने लगेंगे, जानने लगेंगे कि इसका कारण क्यों है। और अगर जब नहीं जानते, जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैं कहूँगी कि लोग भी आते हैं जिनमें मैंने ये पैटर्न देखा है कि जैसे वो, अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात करें कि ब्रेकअप्स, कि जैसे अगर एक कोई बॉयफ्रेंड आता है या कोई लड़का आता है मेरे पास कि मैं बहुत रिलेशनशिप में जाता हूँ और ब्रेकअप्स होते हैं। और मैंने ऐसे शादीशुदा लोगों को भी देखा है कि वो एक शादी से दूसरी शादी या दूसरी से तीसरी शादी में भी जा रहे होते हैं, बट पैटर्न उनका सेम रहता है। व्यक्ति बदलते जा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है दूसरे में कोई दिक्कत है। एग्जैक्टली। बट अभी तक हम ये नहीं सोचे हैं कि मेरे अंदर क्या है कि जिससे मैंने ये अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं बार बार ये जीवन में मेरे आ रहा है। इसी से ही मुझे एक केस स्टडी याद आती है कि मेरे पास एक लेडी आई थी, वो अपनी एज ग्रुप उनका मेरे ख्याल से 35 एज की थी। तो वो इसलिए आई थी कि उनका मदर इन लॉ के साथ बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था और उनको लग रहा था कि मैं ये रिश्ता अपने हस्बैंड के साथ ख़त्म कर दूंगी क्योंकि वो बहुत बड़ा कारण है इस चीज़ की। और वो प्रॉब्लम क्या लेकर आई थी ममता जी कि उनके जो एक्सपोजिंग मैं कहूँगी स्किन है, जैसे कि मेरे ये हाथ इतने दिख रहे हैं, मेरा चेहरा और मेरे पैर, उनके ऊपर उसके काले उसके दाग थे। ओके। और दाग का क्या रीज़न था कि जब वो प्रेग्नेंट हुई, जब पता चला उनको, तो उन्होंने अपनी मदर इन लॉ को बताया कि मैं ऐसे प्रेग्नेंट हूँ। तो उनकी मदर इन लॉ ने एक दवाई उनको बना के दी और कहा गया कि ये दवाई खाने से लड़का होता है। तो वो उन्होंने उस चीज़ को पहले तो मना करा कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, कि जो है वो होगा, और मैं उसको, बट उन्होंने फिर भी ज़बरदस्ती करी कि मैंने भी खाई थी, मेरी आगे सास ने भी खाई थी, हमारे परिवार में चलता आ रहा है, तुम्हें ये खानी पड़ेगी। और वो खाने से शायद उसके अंदर पता नहीं कोई गोल्ड कहते हैं कुछ होता है, जिससे उनकी बॉडी पे रिएक्शन हुआ वो गोली खाने से, और उनकी शरीर जो एक्सपोजिंग स्किन थी वहाँ पे धब्बे आने लग गए। इससे उनका रिश्ता अपनी मदर इन लॉ के साथ कि देखो मेरे शरीर पे ये आपके कारण आए हैं, वो दवाई खाने से आए हैं, तो इस कारण वो आए। तो हमने फिर उनका पास्ट लाइफ किया कि कारण जानते हैं कि क्या है। तो क्या देखा उन्होंने कि वो एक देश की राजकुमारी हैं और बहुत सुंदर, उन्होंने अपने आप को देखा कि मैं बहुत सुंदर राज्य की राजकुमारी हूँ, और अपने आप को एक यूथ एज में देखा कि शादी अभी नहीं हुई थी। और जैसे वो बाहर राजकुमारी हैं तो उनका बड़ा मन करता था कि भाई मैं बाहर जाऊँ, खेलूँ बच्चों के साथ और मेरे साथ भी कोई खेले। तो ऐसे ही उनके जो कामकाज करते थे महल में हस्बैंड वाइफ, तो वो अपनी बेटी को महल में एक बारी लेकर आ गए। तो उसने महल में देखा उसके साथ वो खेलने लग गई, तो उसकी दोस्ती बन गई। तो उसको लगा कि हाँ मेरी ये दोस्ती बन गई है और ये एक ही है जिसके साथ मैं खेलती हूँ। तो उन्होंने ये उनके मम्मी पापा को बोल दिया कि अब ये मेरी दासी बनके ये लड़की मेरे साथ ही रहेगी, महल में रहेगी। तो महल में वो लड़की रहने लग गई। तो अब क्या हुआ कि महल में जो, क्योंकि वो हमेशा राजकुमारी के साथ रहती थी, तो वो राजकुमारी से ज्यादा सुंदर थी। अच्छा। तो अब क्या था, सबकी नजर पहले तो राजकुमारी पे जाती थी, सब पहले उनकी तारीफें करते थे कि तुम कितनी सुंदर हो। अब वो राजकुमारी के साथ जब उनकी दासी रहने लगी तो अब उसकी सब प्रेस करने लग गए कि ये तो राजकुमारी से भी ज्यादा सुंदर है, देखो कितनी सुंदर है, जो आता सब उसी की बात करता। तो उस राजकुमारी के अंदर ये ईर्ष्या भाव आ गई, जेलसी आने लग गई कि पहले तो लोग मुझे सुंदर कहते थे, अब मुझे कोई देखता भी नहीं और सब पहले उसकी तारीफ करते हैं। तो एक दिन उसने क्या करा, तेजाब लिया और उस दासी के ऊपर उसने फेंक दिया, और छींटे जहां पड़े उसके मुंह पर, हाथों पर, क्योंकि जो एक्सपोजिंग था, और पैरों पर पड़े। और इसमें उसने ये रियलाइज किया कि जिसपे, क्योंकि वो जो सेशन कर रही थी वो राजकुमारी थी, उसको रियलाइज हुआ कि जिसपे मैंने तेजाब फेंका है वो मेरी मदर इन लॉ है। वो मतलब पिछले जन्म में जो उसकी दासी थी वो इस जन्म में उसकी मदर इन लॉ। और वो उसको अंडरस्टैंडिंग आई कि मैंने ऐसा किया था, तो अब मेरी सोल ने ये प्लान किया कि मुझे भी ऐसा अपने ऊपर करना है ताकि मैं भी उनके जूते में रहकर महसूस कर पाऊं कि ऐसा फील क्या होता है।
तो इसके पीछे का कारण देखिए कि कहीं ना कहीं वो बीज हमारे अंदर ही होता है, और इससे जब ये अंडरस्टैंडिंग आई उनके अंदर, तो उनका प्यार अपनी मदर इन लॉ के लिए बढ़ गया। उनको लगा कि नहीं, ये मैंने किया था और अब मैं उसकी भागीदारी नहीं है कि इनके कारण हुआ, ये मैंने ही अपने लिए सोचा था कि अब मेरे साथ ऐसा होगा और मैं रियलाइज करूंगी। यानी आप ये बोलना चाहते हो कि हमारे संग जो भी मिस हैपनिंग या जो भी मैल ट्रीटमेंट या कोई भी हम जो भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरते हैं या इमोशनल पेन से गुजरते हैं, जो हमें कोई दूसरे इंसान से मिल रहा होता है, वो कहीं ना कहीं हम खुद ही अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी पास्ट लाइफ की वजह से या हमारे कर्मास की वजह से। जी, हमारे कर्मा, क्योंकि सोल के लिए देखिए कुछ अच्छा बुरा या पेन, हैप्पी सैड नहीं है, वहाँ पे तो सब एक जैसे हैं। तो सोल प्लान में सोल को अपनी ग्रोथ चाहिए, तो उसको एक्सपीरियंस करना है पेन लेकर भी, उसको एक्सपीरियंस करना है गरीब बनकर भी, उसको एक्सपीरियंस करना है अमीर बनकर भी। तो उसके लिए ये एक्सपीरियंसेस हैं। पर यहाँ धरती में आके हम उसको दर्द से रिलेट कर लेते हैं कि ये तो बुरा है, ये अच्छा है, या ये गरीब है, ये अमीर है, हम उसमें चले जाते हैं। बट सोल के लिए तो सब एक समान है। तो इसका रीजन मतलब सोल साइंस अगर हम समझेंगे तो इससे 3 पॉसिबिलिटीज होती है। सबसे पहली चीज तो मुझे लगता है कि हम ब्लेम करना बिल्कुल ही बंद कर देंगे लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमारे हर पेन का रीजन हम ही है। मतलब सामने वाला मतलब उसे हम ब्लेम कभी भी नहीं करेंगे। जो हम आज सबसे ज़्यादा हमारी लाइफ में यही हो रहा है, चाहे किसी भी रिश्ते में हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, सास बहू का रिश्ता हो, दोस्ती का रिश्ता हो, प्यार का हो, एनीथिंग, हम कंप्लेन ही तो कर रहे हैं, ब्लेम ही तो कर रहे हैं अपने किसी न किसी चीज़ को लेकर। बिल्कुल। तो अपने आप को समझना है कि इसका कारण क्या था। तो अगर हम वो कारण को समझ लेंगे तो ये 3 पॉसिबिलिटीज होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल A और B है ना। तो जैसे A, वो लेडी जिन्होंने ये सोचा कि मेरा इनके साथ अच्छा नहीं है रिश्ता, मैं अपने आप को जानना चाहती हूँ, या ये क्या है इसके पीछे का कारण। तो जब वो अपने ऊपर काम करती हैं, या मैं कहूँगी ध्यान करती हैं, मेडिटेशन करती हैं, इसका कारण जानने लगती हैं, तो 3 पॉसिबिलिटी होती है। देखिए, जब A के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आ गई कि हाँ, ये कोई मेरा पिछला कर्मा है जिसके कारण ये चीज़ हो रही है, तो अब मुझे इसको कर्म को ख़त्म करना है, कर्म बंधन से मुक्त होना है। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग आती है। तो क्या होगा, A जब बदल जाएगा तो उसके प्रभाव से B भी बदलना शुरू होगा। जैसे A ने, इधर लेडी ने जब एक्सेप्ट करा अपनी मदर इन लॉ को कि नहीं, ये इनकी गलती नहीं है, ये मैंने ही पिक करा था, ये मैंने ही चूज किया था, और उनके साथ उनका रिश्ता बेहतर होने लगा, तो मदर इन लॉ का भी उसके प्रति रिश्ता बेहतर होने लगता, दूसरा इंसान भी बेहतर बनने लगेगा आपके साथ। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि आप तो कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, अपने पे काम कर रहे हो, पर दूसरा जन बदल नहीं रहा, वो फिर भी उसकी नेचर वैसे ही है, वो आपको हमेशा टांग खींचता, आपको नीचा कर रहा है। तो क्या होगा, यूनिवर्स आपको उससे दूर ले जाएगा, है ना। दूर ले जाने का मतलब क्या है कि जब आप ऑनेस्टली आपने 100% अपने पे काम करा है, तब वो यूनिवर्स आपको दूर ले जाएगा का मतलब है या तो आपकी उससे बातचीत कम हो जाएगी, या वो किसी और जगह पर चला जाएगा, आप यहाँ रह जाओगे, आपकी उससे बात नहीं हो रही। ये हो सकता है कि फिर आपके अंदर वो शक्ति स्वयं में आ जाएगी कि अगर ये रिश्ता, अगर मुझे तलाक लेना भी है तो अब मैं तैयार हूँ लेने के लिए। उसको सहने की शक्ति आ जाएगी। हाँ, सहने की भी नहीं, मैं कहूँगी कि ये एक्सेप्ट करने की। हाँ, एक्सेप्ट भी, और ये समझ आ जाएगा ये मेरा कर्म था और अब मेरा कर्म इसके साथ खत्म हो गया, तो ये अलग है और मैं अपना अलग अपनी जर्नी पे चल रही हूँ। तो हमें यूनिवर्स अपने आप ही खुद ब खुद ही अलग कर देगा। और तीसरी पॉसिबिलिटी कि अगर आप अलग भी नहीं होते, वो पर्सन बदलता भी नहीं है, तो क्या होगा, तब क्या होगा, जब आप अगला जन्म में जाओगे तो अब A और जो B के साथ चल रहा है, आप उस लूप से फ्री हो जाओगे। अब B किसी C के साथ चलाएगा, आपने अपना कर्म इससे सीख लिया जो सीखना था B से, अब आप किसी D के साथ कोई लेसन चलाओगे, आप इस कर्म बंधन के लूप से मुक्त हो जाओगे। मतलब A और B में A ने अपना सब क्लियर कर लिया, बिल्कुल, B का बच गया, तो B अब किसी और के संग क्लियर करेगा, बिकॉज A के संग नहीं कर सकता, बिकॉज A का क्लियर हो चुका है। हाँ,
एक का क्लियर हो चुका है। तो ये Oh 3 my पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है जब हम उसके कारण को और अपने पे साथ काम करने लगे कि हाँ, मुझे समझना है, अपने आप को जानना है कि ये क्यों आया, ये अट्रैक्ट क्यों किया मैंने इंसान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जब हम ये प्रश्नों का उत्तर लेने चलेंगे, अपने साथ बैठेंगे, फिर हम इस कर्म बंधन से मुक्त होने लगते हैं। फिर ये 3 पॉसिबिलिटीज हमारी हो सकती है। बट कई बार ऐसा होता है कि इंसान जैसे अपने खुद के ही बिहेवियर की वजह से कई बार इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, कई बार हम अपनी राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होते, हम कुछ ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जिसकी वजह से भी हमारे आपसी रिश्ते खराब हो जाते हैं जी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि सामने वाला उसको फॉरगिव नहीं कर पाता। तो फिर उस गिल्ट से कैसे निकले? अगर समझो हमें ये समझ में आ गया कि हमने ये गलती कर दी, हमारी वजह से अब ये रिश्ता खराब हो रहा है, पर हम अब इसको खराब मतलब हम इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते, तो उस सिचुएशन में मतलब वो गिल्ट आप पूरी लाइफ लॉन्ग कैसे लेकर चल सकते हो? तो देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आप उस पर्सन को नहीं छोड़ रहे, जैसे दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, आपको बांधना चाह रहा है रिश्ते में कि आप रुको इस रिश्ते में और आप उस रिश्ते से दूर जाना चाहते हैं, है ना, या दूसरी तरीके से है कि आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि मैं इस रिश्ते में अपना 100% दूंगा, बट दूसरा पर्सन उस रिश्ते में नहीं रहना चाहता है। मतलब हमसे गलती हो गई, ये हमने एक्सेप्ट कर लिया जी, बट सामने वाला आपकी माफी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हाँ, तो अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है तो आपको ये भी एक्सेप्टेंस आनी चाहिए कि अगर मेरे को ऐसे बांध कर अगर मैं रखूंगी उस इंसान को तो वो भी कोई फायदा नहीं करेगा, उससे वो रह जाएगा, बट आपको भी लगेगा कि वो इमोशनली और फिजिकली चाहे कह लो या आप बात कर लो मेंटली, वो कनेक्ट ही नहीं बनाएगा आपके साथ, वो दूरियां फिर भी रखेगा। चाहे फिजिकली तो आपने उसको बांध के रख लिया कि आप मेरे साथ रहो, पर मेंटली और इमोशनली उसका आपके साथ रिश्ता नहीं रहेगा, है ना, वो इमोशन नहीं आएंगे उसके लिए। तो हमें ये मेडिटेशन या स्पिरिचुअल साइंस ये सिखाता है कि अगर मैंने ये एक्सेप्टेंस कर लिया कि ये मेरी गलती थी और अब मैं इस रिश्ते को करना चाहती हूँ आगे, बट अब ये उसकी चॉइस है वो रिश्ते में रहे या ना रहे, तो मुझे ये एक्सेप्ट करना है कि अगर ये मेरे लिए बना है तो ये मेरे रिश्ते में रह सकता, अगर ये मेरे लिए नहीं बना, ये इस रिश्ते से जा भी सकता है। उन केसेस में क्या होता है जब एक इंसान डिवोर्स फाइल कर देता है पर दूसरा डिवोर्स लेना नहीं चाहता है? जी, तो देखिए, अगर दूसरा लेना नहीं चाहता है उसका क्या कारण है, सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उसको लगता है कि अब मैं इसको इतना इजीली कैसे छोड़ दूं, इसको तो मैं अब चने चबवाऊंगा, अब ये फंसी रहेगी मेरे साथ, अब मैं इसको रखना चाहता हूं, है ना। अगर हम इस मंशा से, रिवेंज की मंशा से हम उसको रोक रहे हैं तो आप फिर कर्म बंधन से छूट नहीं जाएंगे, इस लूप में आप रहेंगे। फिर अभी आप उसको फंसा के रोक रहे हो, रिवेंज कर रहे हो, फिर अगले टाइम में फिर आपके साथ ये चीज होने वाली है, फिर आपको भी कोई अटकाएगा। तो मुझे ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि अगर वो जा रहा है, अगर कोई जीवन में कोई चैप्टर आपका खत्म हो रहा है तो हमें उसे ग्रेसफुली खत्म करना चाहिए, है ना, क्योंकि उसका प्रभाव आगे मेरे जीवन पे भी पड़ेगा। अगर ये बना है कि हम दोनों को अलग होना है तो आप ये विश्वास रखिए कि अगर अलग होना है तो ये होना था, अगर उस इंसान को मेरे साथ रहना होगा तो वो अपने आप आएगा, यूनिवर्स उसको वापस लेकर आएगा मेरे लिए, अगर वो मेरे लिए बना है। अगर नहीं बना है तो उसको मैं ग्रेसफुली उसको बाय बाय कहूँ और कहूँ ठीक है, मेरा शायद कर्म आपके साथ इतना ही था, तो अब आपको भी अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है, मुझे भी बढ़ना है, मैं भी आपके लिए खुशी चाहती हूँ, मंगल चाहती हूँ कि आप जहाँ आगे बढ़ो, मैं अपने लिए भी, और जितना समय हमने बिताया उससे मैंने जो सीखा मैं उसको लेकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो हमें उसको छोड़ना चाहिए, पकड़ के रखने से कोई फायदा नहीं होगा, वो सिर्फ फिजिकली बाहरी तौर पे दिखेगा बट अंदर जो होंगे और जो स्तर है वो आपको कनेक्ट ही नहीं करोगे आप। और वो कहते हैं ना, मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती, प्यार तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल, तो किसी को ये नहीं बांध कर रखे, और रिवेंज में अगर बिल्कुल कर रहे हैं तो ये सोचे कि मुझे फिर मेरे साथ भी ये रेडी हो जाए कि ये मेरे साथ भी फिर होने वाला है आगे जाकर। शुभांगी जी, आपने अपने एक किसी आंसर में ये कहा कि जब ब्रेकअप्स होते हैं या डिवोर्स होते हैं, तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि शादी से पहले जब हम किसी रिश्ते में होते हैं और वो टूटता है तो उसे ब्रेकअप कहते हैं जी, और शादी के बाद अगर हम जिस रिश्ते में होते हैं
तो जब वो टूटता है तो उसे डिवोर्स कहते हैं। तो नाम भले ही 2 रख दो, ब्रेकअप कहो या डिवोर्स कहो, टूटता तो रिश्ता ही है जी। तो फिर ये दोनों टूटना जो प्रक्रिया है वो अलग क्यों है? मतलब जैसे लोग कहते हैं कि डिवोर्स इज मोर पेनफुल देन ब्रेकअप्स, ऐसा क्यों? क्योंकि प्यार तो दोनों ही तरफ उतना ही था, चाहे वो शादी से पहले हो चाहे वो शादी के बाद हो। और अगर टूट रहा है तो रिश्ता टूट रहा है दोनों ही वक्त, तो दर्द तो उतना ही होता है दोनों ही चीज़ों में। जी। तो देखिए, अगर ब्रेकअप और हम तलाक की बात कर रहे हैं तो क्या है कि हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है इसमें, है ना। अगर हम एक मैरिज में आ रहे हैं तो हम इन्वेस्ट भी ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे हम उस इंसान के साथ रह रहे हैं, बीच में हमारी फैमिली भी इन्वॉल्व है ना। ब्रेकअप में शायद हो सकता है कि आपके मम्मी पापा को उस रिश्ते के बारे में नहीं पता जिसमें सिर्फ आप 2 जन थे, है ना। इसमें क्या एक इंस्टीट्यूट है मैरिज, कि जिसके अंदर आपकी सोसाइटी भी, आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व है, उस पर भी इफेक्ट आता है, और अगर बच्चे हो तो उस पर भी आएगा, है ना। तो क्या है कि ये इंस्टीट्यूट बड़ा है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट और मैं कहूँगी इसमें कमिटमेंट ज़्यादा है। चाहे आप सेपरेट हैं मैरिज में, बट एक कॉमन गोल होता है ना। जैसे अब अगर घर को मुझे अच्छा रखना है या बच्चों को ग्रो करना है, तो वाइफ कहती है कि मैं घर का ध्यान रखूंगी, आप बाहर का ध्यान रखो, पर गोल एक पे ही काम कर रहे हैं कि सब अच्छा रहे, घर अच्छा रहे, बच्चों को पढ़ाई अच्छी मिले, बच्चों का जीवन अच्छा रहे। तो क्या है, चाहे हमारे फोटे अलग अलग हैं पर गोल एक है, तो हम इस मैरिज में हमारा वो गोल भी बन जाता है। तो इसलिए ये ज़्यादा मैं कहूँगी पेनफुल रहता है ब्रेकअप से, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपनी ऊर्जा भी दे रहे हो, और आपकी एक बॉन्डिंग, आपकी एक फैमिली पे भी उसका कॉन्सिक्वेंस क्या रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी हो जाता है। तो उसमें बहुत लोग जुड़े हुए हैं। जी, जुड़े हुए हैं, और मैं कहूँगी कि एक रिश्ते को एक ऑफिशियली हम कमिटेड जब होते हैं तो वो एक अलग ऊपर का स्तर, एक स्टेज बढ़ जाती है ना। जब हम लिख देते हैं कि वी आर मैरिड, तो एक स्टेज, आप एक जैसे हिरार्की के आप ऊपर के स्तर पर एक सीढ़ी और ऊपर आ गए, तो आप जितना ऊपर से गिरोगे आपको उतना ही दर्द होगा। हाँ, दर्द भी, और उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर आपकी है कि अगर आप ऊपर बढ़ रहे हो तो उतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप इस जीवन को या बच्चों पे इसका इफेक्ट क्या आएगा वो सोच के। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फिर आप एकदम से ये डिसीजन नहीं ले सकते, है ना, कि मेरे को लेना है तलाक बस, कि आज इन्होंने पैसे का मुझे कुछ कर दिया, मतलब छोटी मोटी चीज़ों पे अब नॉर्मलाइज हो गया जैसे, तो हम उस पे ले लेते हैं। तो बट जिम्मेदारी भी उतनी है, तो इसको आपको सोच समझ के मैं कहूँगी आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ मुझे तलाक लेना है। पहले अपने आप को देखें कि क्या मैं सच में तैयार हूँ इस चीज़ के, कहीं मैं एस्केप कर रही हूँ, भाग रही हूँ इस चीज़ से, तो वो भागने का फ़ायदा नहीं है, वो फिर कहीं और किसी और जन्म में आपको वो सेम पैटर्न आपको मिल जाएगा। तो अभी जैसे आपने बात की इफेक्ट की कि उसका इफेक्ट बच्चों पर भी होता है, तो बच्चों पर तो हम डेफिनेटली जाएंगे, बट सबसे पहले जिन 2 लोगों का आपस में डिवोर्स हो रहा है, पति और पत्नी का, तो इंडिविजुअली मैं जानना चाहती हूँ कि इसका असर एक औरत पर क्या होता है, और उसके बाद आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि इसका असर एक मेल पर किस प्रकार होता है, डिवोर्स की प्रक्रिया का, जी, ये रिश्ते से अलग होने का। तो मैं कहूँगी कि फीमेल और मेल पे दोनों का इफेक्ट सेम ही आता है, क्योंकि दोनों ही ह्यूमन है और उस प्रोसेस के थ्रू वो गुजर रहे हैं। पर हाँ, एक पॉइंट जो ज़्यादा मैं कहूँगी कि फीमेल पे आता है वो होते हैं फिनेंसेस का, कि अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है तो फिर उसको मुश्किल होती है कि वो कैसे अपने जीवन को, फ्यूचर को देखती है, और अगर उसमें बच्चा इन्वॉल्व्ड है तो उसकी ग्रोथ कैसे करेगी, बिकॉज वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, कुछ उसने कभी काम नहीं किया, तो उस पर ज़्यादा मैं कहूँगी फिर स्ट्रेस जिसको कहेंगे साइकोलॉजिकल वाइज भी, उस पर वो प्रेशर बहुत बिल्ट अप होने लगेगा कि मेरे को कैसे अब अर्न करना है, बाहर जाना है, जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, अब उसको बाहर जाके काम करना है, बच्चे का भी ध्यान रखना है, बच्चे की नीड्स को भी पूरा करना है। तो दोनों की मैं कहूँगी कि भावनात्मक स्तर पर भी, कि हर्ट जो आप इस रिश्ते से मिला है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कि वो कैसा रिश्ता था। और आप देख सकते हैं कि अगर उसके अंदर कोई बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक, अगर मैं कहूँगी अगर शादी रही है, तो फिर आपको किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो नेगेटिव इमोशन आपको अभी भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, कुछ ऐसे अब्यूज़ से आप गुजरे हैं शादी में जहाँ पे बहुत वायलेंस था, तो उसकी वजह से आपको फिर एक
प्रोफेशनल थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। नहीं तो आप जो इसका सोल्यूशन है कि देखिए, जो भी जो चैलेंज आता है हमारे जीवन में, जैसे मैंने बोला कि उसका कारण होता है, तो वो हमें कहीं ना कहीं सेल्फ एक्सप्लोरेशनल स्टेज पर लेकर जाना चाहता है, हमें सोल पाथ पर लेकर जाना चाहता है कि अगर ये हो रहा है तलाक, तो इसके पीछे का कारण और मैं जानूं कि क्या थी मेरी पाथ, क्या है मेरी आत्मा का या मेरे सोल का क्या पाथ है, और क्या मैं उसी सही राह पे चल रही हूँ कि हर चैलेंज आपको खुद से ही जोड़ने के लिए आया है। तो इसको हम अच्छे स्ट्राइक में लें कि अपने साथ बैठें। सोल्यूशन ये होगा कि मेडिटेशन करें, है ना, अपने पीस ऑफ माइंड, अपने इमोशंस पे काम करें, विचारों पे काम करें, और फिर अगर बहुत ही ज़्यादा उसका इम्पैक्ट था तो मैं कहूँगी कि वो किसी थेरेपिस्ट से हेल्प ले सकता है। तो मैम ये तो है कि जब रिश्ता टूटता है तो दोनों ही, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो फिजिकली, इमोशनली, मेंटली बहुत ड्रेन्ड आउट होते हैं और अपने अपने स्तर पर काम भी कर रहे होते हैं, जूझ भी रहे होते हैं। बट एक जो सोसाइटी का प्रेशर होता है, जो सोसाइटी उनको जिस नज़रों से देखना शुरू कर देती है, आसपास वाले नेबर्स, फैमिली, वो उसको डील करना भी तो एक अपने आप में एक चैलेंज होता है। जी, तो मैं अगर बात करूं कि अगर थोड़े पीछे टाइम की बात करूं कि जब एक लड़की तलाक लेती थी तो वो बहुत बड़ा चैलेंज होता था कि एक लड़की कैसे ले सकती है ये डिसीजन, क्योंकि हमेशा मेल ये डिसीजन ले सकता है और हमेशा सोसाइटी उसको हमेशा अलग नज़रों से देखने लग जाती है कि इसका तो डिवोर्स हो गया है, या उसको चैलेंज आते हैं अपने बच्चे को अपब्रिंगिंग करने के लिए, या अगर वो घर भी कहीं देखेगी, अलग से रहने लगेगी, तो फिर वहाँ पे भी पूछा जाता है अच्छा आप अकेले हो या अच्छा आपका तलाक हुआ है, तो अलग नज़रों से देखा जाता है। पर अब मैं कहूँगी कि थोड़ा सा टाइम बदल गया है, तो अब थोड़े से डिपेंडेंट हो गई हैं विमेन, तो वो सेल्फ सफिशिएंट है, तो डिपेंडेंट है, तो उनको लगता है कि मैं संभाल सकती हूँ। पर रादर मैं कहूँगी अगर देखा जाए अब कि एज अ डिवोर्स अगर कोई फीमेल आती है तो आपको बहुत जल्दी दूसरे मेल मिल जाते हैं, बट मेल्स को गर्ल्स नहीं मिलती है जो डिवोर्सी होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विचारधारा बन गई कि अगर इस आदमी का तलाक हुआ है तो जरूर इसमें आदमी ही गलत होगा, क्योंकि हमने एक आदमियों की भी छवि ऐसे बना दी बिल्कुल है कि उसमें जो सही नहीं है, जो सही बिल्कुल नहीं है। देखिए, दोनों के पक्ष में दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों से गलतियां हुई है, कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि दूसरे की गलती नहीं होगी, हाँ एक की ज्यादा या एक की कम होगी, बट गलतियां दोनों की रही है रिश्ते को निभाने में। और कई बार ये भी होता है जो मतलब मैं सोचती हूँ कि रिश्ते में रहते हुए भी औरतें फिर भी अपनी चीज़ों को बता देती है, जता देती है, अगर कुछ भी गलत हुआ सही हुआ, लेकिन जो मेन होते हैं वो न बता पाते हैं न जता पाते हैं। तो मतलब सिर्फ औरतें ही विक्टिम नहीं होती है, आदमी भी विक्टिम होते हैं, पर हम उन्हें विक्टिम नहीं मानते। हम हमेशा औरतों को ही वो सिंबल ऑफ विक्टिम बना के हमने मतलब एक आंदोलन के जैसा चला रखा है हमने कि औरतें ही विक्टिमाइज्ड हैं, जबकि मेन आर आल्सो विक्टिमाइज्ड एट द सेम टाइम। बिल्कुल, कि आप दोनों की ही सेम उस पे स्तर पे, कोई नीचे कोई ऊपर नहीं है कि हम सोचे फीमेल है तो ये बेचारी है और गलत हमेशा लड़के ने करा होगा। तो अब मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं जिसमें मेल इतने इनोसेंट है जहाँ पे फीमेल ने उनको प्रॉब्लम करी है ना, कि एडजस्ट करना या फैमिली के साथ, जैसे पहले तो जॉइंट फैमिली में होती थी तो तब क्या होता था कि लोग इतने बिजी रहते थे कि लड़ाई झगड़ों का टाइम नहीं है, और इतनी सारी चीजें होती थी आसपास संभालने के लिए कि लोग इस बारे में बात नहीं करते थे कि ये हेल्प कर देगा वो। अब न्यूक्लियर जितना हम होते जा रहे हैं, हैंडल करना मुश्किल हो रहा है एक हस्बैंड वाइफ को, तो वो उस पे ब्लेम करता है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, वो उनको ब्लेम करेगी कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम बच्चों को नहीं देख रहे हो, मेरे को काम भी करना है, मैं कैसे घर देखूं। तो ये कि कहीं ना कहीं वो संतुलन नहीं हम बना पा रहे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो ये नहीं देखना चाहिए कि डिवोर्स हुआ है तो हम फीमेल को बॉक्स कर दें या मेल को बॉक्स कर दें। दोनों की अपनी एक स्टोरी हो सकती है, उसके कारण हो सकते हैं, वो जानेंगे तो हम समझ सकते हैं कि हाँ ज़रूरी नहीं है कि फीमेल की गलती हो या मेल की हो, तो उसको बॉक्सिंग करना या जज करना हमें छोड़ देना चाहिए। एग्जैक्टली। पर इसमें जैसे ये तो हो गया कि एक मेल और फीमेल जिस तकलीफ से गुजरते हैं जब रिश्ता टूटता है, तो ये जो सेपरेशन होता है इसका पेन जो वो फेस कर रहे हैं वो तो डिफरेंट चीज़ है, बट अगर जैसे बच्चे हैं तो बच्चों के ऊपर इनका जो असर होता है वो क्या होता है, और उसको कैसे एक बच्चा कैसे डील करता है और पेरेंट्स कैसे डील करते हैं? जी देखिए,
बच्चे के लिए पेरेंट्स दोनों जरूरी है। बिल्कुल, ये उनके लिए मेरे ख्याल से सब आपस से भी ज़्यादा बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा इमोशनल लॉस है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उसको तो मम्मी भी चाहिए और उसको पापा भी चाहिए। उसके लिए ये कितनी बड़ी सिचुएशन होगी कि किसी एक को पिक करना, और रिप्लेसमेंट नहीं है किसी का भी। बिल्कुल। तो क्या है, बच्चे की अपनी एक नीड होती है टू फील वांटेड, कि हाँ मैं वांटेड हूँ। बट जब पेरेंट ये डिसीजन लेने लगते हैं तो बच्चे की अगर साइकोलॉजी की बात करें हम, तो चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है कि अगर कोई भी ट्रॉमा बच्चे को बचपन में, कोई भी ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पे मम्मी पापा लड़ रहे हैं या वो तलाक लेना चाह रहे हैं, तो बच्चे को लगता है ये मेरे कारण हो रहा है ना, मैं इसका फॉल्ट हूँ, आई एम एट द फॉल्ट, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ मी। बच्चे को हमेशा ये गिल्ट आने लगती है कि मैं इस रिलेशनशिप को ठीक नहीं कर पा रहा हूँ और ये रिश्ता मेरी वजह से खराब हो रहा है। तो बच्चे उस चीज को लेकर, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अगर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ कि एक लेडी आई, वो एज उनकी हो गई थी 50s में एंड शी वाज नॉट मैरिड, उनकी शादी नहीं हुई थी। और वो ये आई कि भाई मैं देखने जाती हूँ लड़कों को, मेरी 50 साल उम्र भी हो गई है, तो मेरा रिश्ता नहीं हो पाता लड़कों के साथ। पता नहीं क्यों मेरी ऐसी ट्यूनिंग है कि वो रिलेशनशिप में कमिटेड वो हुआ ही नहीं, और कभी अब इतनी उम्र हो गई कि वो हो ही नहीं रहा है। तो पता नहीं कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ, कि मेरा मेल्स के साथ क्या प्रॉब्लम है कि उनके साथ रिश्ता नहीं बनता। तो हमने उनके साथ काम किया, उनके इनर चाइल्ड में, हम उनके बचपन में गए। तो उन्होंने एक ऐसी मेमोरी पर गई वो कि जहाँ पर उनके पापा बहुत ज़्यादा वॉयलेंस करते थे, मारते थे मम्मी को, और अल्कोहल पीकर आते थे और मम्मी को मारते थे। और मम्मी जैसे बच्चे के पास सोती थी तो हमेशा मम्मी यही बोलती थी कि तुम्हारे पापा देखो कितना मारते हैं, ये करते हैं, और उन्होंने इस चीज़ को बोलती रही वो। तो उनको लगा, अब क्या है, बच्चे को जब आप किसी के बारे में बताते हो कि तुम्हारे पापा देखो कितने खराब हैं, रोज पीकर आते हैं, मुझे मारते हैं, कोई खुशी नहीं है, तुम्हारे पापा के कारण ही है, तो क्या है, अब जो वो बच्ची है वो पापा को मम्मी की आंखों के थ्रू देख रही है। उसकी एक छवि बन गई कि अच्छा ये ऐसे। और आप जब आते हो एक रिश्ते में तो सबसे पहले मेल फीमेल आपके मम्मी पापा कनेक्शन है, फिर और आप औरत आदमियों से रिश्ता बनाते हो। तो क्या अब इस लड़की ने ये देख लिया कि पापा ऐसा करते हैं, तो उसके दिमाग में मैंने पूछा उससे कि आपके क्या बिलीफ बने, तो उनका ये बिलीफ बन गया कि हर आदमी ऐसे ही होते हैं। तो ये अगर बिलीफ बन गया और इससे ही वो अनकॉन्शियसली हम ऑपरेट करते हैं कि जब भी वो किसी आदमी से बात करने लगती है या हमेशा उनकी प्रॉब्लम एक आदमी के साथ ही रहती है, तो वो वही सोच के चलती है कि आदमी लोग हमेशा ऐसे ही रहते हैं, तो उसका रिश्ता वो नहीं रहा। और अगर ममता जी, अगर मैं आपसे कहूँ उस लड़की का क्या प्रोफेशन होगा, आप गेस करना चाहेंगे? वो 50 इयर्स की लेडी का, कहीं वो साइकियाट्रिस्ट तो नहीं थी? नहीं, वो थी डिवोर्स स्पेशलिस्ट लॉयर। ओह माय गॉड। तो देखिए बचपन के एक छोटे से वूंड से कितना बड़ा इम्पैक्ट बन गया कि उसने प्रोफेशन ऐसा चुना। और जब उसको ये रियलाइज हुआ कि उसने ऐसा प्रोफेशन अनकॉन्शियसली चूज किया, बट उसको ये प्रोफेशन चूज इसलिए करा क्योंकि मैं अपनी माँ को तो नहीं बचा पाई, बट ऐसी सारी औरतें हैं जिससे मुझे बचाना है। और उसको लगता है ये वो समाज सेवा कर रही है कि लोगों को रिश्ता तोड़ के वो समाज सेवा करे, क्योंकि औरतें हमेशा ऐसी रह रही थी जैसे मेरी माँ रही थी। जनरलाइज कर दिया उसके मतलब माइंड ने, सबकॉन्शियस माइंड ने बेसिकली, कि उसको सोच लिया कि हर आदमी ऐसे ही होते हैं और मुझे हर औरत को बचाना है, और हर औरत को बचाना है। और सबकॉन्शियसली वो अपने आप को भी बचाती आई है आदमियों से, इसलिए उसकी शादी नहीं हुई। इसलिए उसकी शादी नहीं हुई क्योंकि ये बिलीफ बन गया। तो हमारा ये बचपन से कैसे हम रहते हैं और उसका इम्पैक्ट हम पर बहुत पावरफुल रहता है। चाहे अभी हम नहीं सोचे, पर जब हम सोचने लगते हैं तो लगता है कि हाँ, हम वही चीज़ कर रहे हैं जो बचपन में हुई थी, या तो हम उसके बिल्कुल अगेंस्ट कर रहे हैं, है ना। जैसे अगेंस्ट क्या, कि वो बिल्कुल अगेंस्ट करिए कि मेरे को बचाना है, या फिर आप वही बन जाते हो, आप भी फिर अब्यूज करोगे मेन को
कि मेरी माँ को उन्होंने करा था, अब मैं उनको अब्यूज करूंगी, है ना। तो दो चीज़ों चॉइस बनाते हो, या तो आप बिल्कुल ऑपोजिट बन जाते हो या वो ही करने लगते हो जो आपके साथ हुआ है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों के लिए मैं कहूँगी कि पेरेंट का रिश्ता चाहे जैसे भी हो, चाहे वो अलग होना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, पर बच्चे के लिए मम्मी पापा हमेशा होने चाहिए। ऐसी सिचुएशन में लेकिन पेरेंट्स करें क्या, क्योंकि पेरेंट्स को भी तो बच्चे प्यारे होते ही हैं जी। अब वो अगर एक दूसरे के संग नहीं रह सकते और सेपरेट हो जाते हैं तो उस केस में वो ऐसा क्या कर सकते हैं कि बच्चे उस तरह से अलूफ और आइसोलेटेड फील ना करें? हाँ, क्योंकि देखिए, अगर हम अलग कर देते, फॉर एग्जाम्पल एक फादर है और वाइफ है, मतलब हस्बैंड वाइफ है और उनका तलाक हो गया, और जो बेटा है वो फादर के साथ रह रहा है ना, और अब हम मदर से उससे मिलने नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा, अब वो मदर एनर्जी को तो मिस करेगा, है ना, वो प्यार को मिस करेगा, मदर को मिस करेगा। तो मैंने अपनी रिसर्च में ये देखा है कि जब ये एडल्ट बनता है तो एक तो ये बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाता है, एक रिश्ते से दूसरे में जाता है, फिर वो नहीं चलता तीसरे में जाता है, और रिश्ता उनके साथ बनाता है जो उम्र में उससे बड़ी है। तो वो कहीं ना कहीं पार्टनर नहीं ढूंढ रहा है, वो अपनी माँ ढूंढ रहा है, वो माँ का प्यार ढूंढ रहा है, इसलिए वो ब्रेकअप्स और कमिटमेंट नहीं कर पाता और अपने रिश्तों की उसको बचपन में जो नहीं मिला वो बाहर ढूंढने की कोशिश करता है। ऐसे ही सेम लड़की के साथ भी हो सकता है कि अगर एक मदर के साथ एक बेटी रह रही हो जिसको फादर से मिलने नहीं दे रहा, तो क्या वो भी ऐसे ही रिलेशनशिप में जाती है और वो अपने बड़े के साथ, जो उम्र में बड़े हैं, उनके साथ रिश्ता बनाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी ढूंढ रही है, जो फादर देते हैं, एक प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी। तो यहाँ पे पार्टनर की खोज नहीं हो रही, यहाँ पे मम्मी पापा की खोज हो रही है। तो इसमें क्या करना चाहिए पेरेंट्स को कि चाहे आप अलग रहे, पर आप हमेशा अपने बच्चे की माँ रहेंगे और आप हमेशा अपने बच्चे के पापा रहेंगे। भले ही आप पति पत्नी नहीं है पर पेरेंट्स तो अब भी हैं, तो पति पत्नी का रोल भले ही ना निभाओ, बट पेरेंट्स का रोल, हाँ, आप उनको मिलने दिया जाए, मम्मी मिलने आ सकती है घर में, या बच्चा मम्मी के पास कुछ दिन रहने जा सकता है, पापा के पास बेटी जा सकती है, और उनको ये बताने की ज़रूरत है बच्चों को कि देखो ये, क्योंकि बच्चे ना बड़े लॉयल होते हैं ममता जी अपने पेरेंट्स के लिए, वो कुछ भी प्यार को पाने के लिए इतने लॉयल हो जाते हैं, और उनको ये लगता है कि अगर एक बेटा जिसने अपनी मम्मी को स्ट्रगल करते देखा है ना, कि डिवोर्स के बाद मेरी मम्मी ने कितना स्ट्रगल किया है, कितनी चुनौतियां आई थी, तो उसके अंदर ये आ जाएगा कि अब मैं मम्मी को वो सब कुछ लाके दूंगा जो मैं चाहता हूँ कि उनको खुश करूँ, है ना, और वो कहीं ना कहीं एनर्जी फील्ड अपने पापा के जैसे बन जाएगा, अपनी मम्मी को प्रोटेक्ट करना, मम्मी का ध्यान रखना, क्योंकि मैं ही हूँ, अब वो पापा बन गया। तो क्या है, जब शादी भी होगी तो क्या होगा, वो बच्चा तो अपनी मम्मी के साथ ही बिजी रहेगा, वो अपनी वाइफ को वो टाइम नहीं दे पाएगा, और वाइफ को प्रॉब्लम रहेगी कि तुम तो हमेशा मम्मी के साथ ही रहते हो, है ना। तो क्या है, हम उसके साथ बह जाते हैं, लॉयल हो जाते हैं, और हमें लगता है कि ये तभी हम प्रूव कर सकते हैं अपना प्यार जब मैं मम्मी के साथ रहूँगा और उनको करूँगा। मैं ये नहीं कह रही उनके साथ मत करिए, प्यार करिए, बट एक बेटे के जैसे बन के करिए, ना कि एक पिता की एनर्जी में आकर आप उनको प्रोटेक्ट करें, कि आप बेटे के जो कर्तव्य हैं आप वो पूरा करिए, माँ को प्यार दीजिए, ध्यान रखिए, बट बेटे के हिसाब से रखिए, उन एनर्जी में मत जाइए कि जिसमें हम पूरे ही उनके हस्बैंड बन जाए। और अगर इसी जगह पे अगर कोई फीमेल होएगी तो हम देखेंगे कि वो इतनी लॉयल हो जाती है कि पापा नहीं है तो वो कहीं ना कहीं शादी ही नहीं अट्रैक्ट करती कि मेरी मम्मी का क्या होगा अगर मैं चली जाऊंगी, क्योंकि पापा तो अब है नहीं है और मम्मी ने इतनी मेहनत करके मुझे बड़ा करा है, तो वो अनकॉन्शियसली अट्रैक्ट ही नहीं करेगी अपने लिए पार्टनर, और वो अकेली रहेगी और उसको लगेगा यही प्यार जताना है। अगर मैं भी चली गई जैसे पापा चले गए तो मैं तो फिर लॉयल ही नहीं रही अपनी मम्मी के साथ। फिर ये सेपरेशन का जो सबसे ज़्यादा पेन जो बेयर करते हैं और लाइफ लॉन्ग बेयर करते हैं वो बच्चे करते हैं। बिल्कुल, उनका मतलब वर्तमान भी खराब होता है और कहीं ना कहीं उनका भविष्य और भविष्य से जुड़े हुए जो सारे रिश्ते हैं
उन सब पर उनका वो इम्पैक्ट दिखता है अपने पेरेंट्स के सेपरेशन का। जी, और उनको उनके अंदर ये छवि भी बन जाती कि अगर मेरे मम्मी पापा का रिश्ता नहीं बन पाया ना तो मेरा भी नहीं चलेगा। तो फिर वो अलग अलग रिलेशनशिप में जाते। तो मम्मी पापा को ये बच्चों को समझाना चाहिए कि ये हमारा रिश्ता नहीं चला, पर ऐसा नहीं है कि रिश्ते नहीं चलते हैं या तुम्हारा नहीं चलेगा। तुम्हारी अपनी जर्नी है और तुम अपने लिए अच्छा पार्टनर ढूंढ सकते हो और वो मिलेगा भी। तो आपका जो हमारा ये रिश्ता है ये हम तक छोड़ दो, तुम आगे लाइफ में आगे बढ़ सकते हो और इसका कॉन्सिक्वेंसेस हमारे तक है, तुम पे इसका कोई प्रभाव नहीं है, ये तुम्हारे कारण नहीं ये सब हो रहा, ये हम दोनों का डिसीजन है। तो अगर हम ऐसे बात करके बच्चे को लगे और मिलने दे मम्मी पापा को, रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करें, क्योंकि अब के टाइम में क्या है, चाहे आप तलाक ले लेते हो बट हस्बैंड वाइफ दोनों एज अ पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की लेते हैं, उसकी ग्रोथ में, उसको मिलने के लिए फिजिकली मेंटली उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसके साथ रहना, उनसे बात करनी, ताकि बच्चे को भी लगे कि हाँ होता है कि रिश्ता नहीं चलता। पेरेंटिंग में मैच्योरिटी लाने की जरूरत है, इमेच्योर से नहीं कि उसने मेरे साथ गलत किया तो अब मेरा बच्चा भी तुमसे नहीं मिलेगा, तो फिर वो बच्चा कहीं और ढूंढेगा वो प्यार जिसको आपने रोक दिया है। तो उसको रोके ना, उसको जाने दे, मिलने दे और अपनी वैल्यूज ऐसी दे जिस पे आपको ट्रस्ट हो कि हाँ बच्चे को मैं मिलने दे रही हूँ, बट ऐसा नहीं है कि किसी का उस पे इन्फ्लुएंस हो जाएगा, है ना, उस डर से ना करें। अगर आप मैन्युपुलेट करते हैं बच्चे को कि नहीं तुम्हारे पापा ने गलत किया, अब तुम पापा से नहीं मिलोगे, वो बहुत गलत थे या क्या है, और आगे जाके अगर बच्चे को वो सच समझ आता है कि पापा उसमें इतने गलत नहीं थे जो मुझे छवि बनाई गई, पहली बात तो बच्चा आपसे गुस्सा होगा। दूसरा कारण हो सकता है कि वही सेम पैटर्न जो आपके हस्बैंड के साथ आपका रहा है, बच्चा भी वही इशू को आपके सामने लेकर आएगा। तो हम बच्चे को मैन्युपुलेट करके कोई भी एक पेरेंट दूसरे पेरेंट से उसे दूर ना रखे, मैं कहूँ। और फिर पेरेंट तो पेरेंट है, मतलब वो एक हस्बैंड हो सकता है कि एज ए हस्बैंड वो कम रहा हो या एज ए वाइफ वो कम रही हो, बट एज पेरेंट्स तो वो बिल्कुल सेम है ना, मतलब अपने बच्चों के लिए। तो आई थिंक किसी भी पेरेंट को अपने बच्चों के सामने एक दूसरे का परसेप्शन खराब नहीं करना चाहिए जी, कि उनको वो अपनी आइडेंटिटी है ना, वो एक सेपरेट आइडेंटिटी है right. और वो अपनी सेपरेट आइडेंटिटी से अपने एक्सपीरियंस के थ्रू वो अपनी बिलीव्स या अपने थॉट्स बना सकता है। ये नहीं है कि मुझे अपने थ्रू उसके ऊपर थोपने हैं या उस पर डालने हैं कि मेरे साथ अगर अच्छा नहीं हुआ तो वो तेरे साथ भी गलत करेंगे, ये नहीं डालना है right. तो अगर वो सेपरेट आइडेंटिटी से देखेंगे पेरेंट और एज अ पेरेंट रहेंगे तो आई एम श्योर कि वो बच्चा इतना अच्छे से नर्चर करेगा, उसकी ग्रोथ इतने अच्छे से होगी कि आगे जाके वो अपने जीवन को और बेहतर बना सकता है। तो चलिए इसी बेहतर जीवन जीने की कामना पर आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी नॉलेज हमारे साथ शेयर की, इससे हमारे दर्शकों को बहुत लाभ होगा। आई एम श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ममता जी। तो दोस्तों, तलाक एक ऐसी मानसिक प्रताड़ना है, वो भावनात्मक आंधी है जो सिर्फ दो लोगों को नहीं बल्कि दो परिवारों को उजाड़ देती है। इसलिए अपने रिश्ते को ख़त्म करने से पहले एक कोशिश ज़रूर कीजिए और अगर कोई रास्ता ना बचे तभी अलग होने का फैसला लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते एक खास एपिसोड में। बदले जीवन।